विधानसभा के अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र जी, आपका महेश जी शर्मा लिखवाया नहीं क्या आपने? कोई नहीं। महेश जी शर्मा साहब का स्वागत है। आपका नाम अब मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रामगोपाल जी भूरिया साहब हैं। आप राष्ट्रीय लोकदल RLD के झुंझुनू जिलाध्यक्ष हैं और जयपुर के प्रभारी हैं। झुंझुनू जिलाध्यक्ष हैं और जयपुर के जिला प्रभारी हैं। आप सुमन केयर फाउंडेशन के निदेशक भी हैं, आप चलाते हैं और फाउंडेशन के तहत आप जन सेवा करते हैं। गरीबों को कपड़े, भोजन और आश्रय आपके द्वारा दिया जाता है। आप जन अधिकार सेना संगठन जयपुर के अध्यक्ष भी हैं। साथ में आप एक समाज सेवी हैं। आप जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रोवाइड करवाते हैं और विशेषकर बाल संरक्षण और महिला संरक्षण के लिए इनकी कानूनी जो सलाह है वो मुफ्त होती है। किसी भी राजस्थान के किसी भी कोने में अगर पुलिस सहयोग नहीं कर रही है तो वहाँ भी ये दखल देके और पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। ये आपकी खूबी है। आप सरकारी सेवा से रिटायर हैं, इंजीनियर के पद पर आपने कार्य किया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर लाल बहादुर राणा जी जो नेपाल से हैं, आप काफ़ी समय से समाज के तबके को उभारने का कार्य करते हैं। आपका प्रयास रहता है कि जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित हो तो क्या है कि प्रोत्साहित होने वाला भी आगे बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है। उस मनोबल को बढ़ाने की दिशा में आप मुख्य रूप से कार्य करते हैं। आप नेक दिल इंसान हैं, आप बहुत कम बोलते हैं और थोड़े में ही समझ भी जाते हैं। ये आपकी खूबी है। मैं पिछले लगभग 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जयपुर में आपके द्वारा ये तीसरा प्रोग्राम है जो आपके निर्देशन में कार्य हो रहा है। आपकी कार्यशैली यही दर्शाती है कि जो समाज में कार्य कर रहे हैं लोगों को सम्मान मिले और सम्मान पाकर उससे ऊर्जावान महसूस करके सामाजिक कार्यों को और गति प्रदान करें। समाज व सम्मानित व्यक्ति आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करता है और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो हैं, आज हमारे सामने साहिबा बैठी हैं, डॉक्टर तरन्नुम अब्दुल से स्पीकर गेस्ट हैं। स्वागत है आपका। आप मिस इंटरनेशनल क्वीन का अवार्ड आपने जीता है दुबई में। हमारे को आपके ऊपर नाज है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, अपना समय दिया। कल से ही आप विराजमान हैं, लाल साहब और साहिबान, और जयपुर भी कल इन्होंने काफ़ी घूमा है। मुझे सूचना मिल गई थी कि सुबह आप लोग आ गए थे और अपने पास में ही जो आतिश मार्केट है वहाँ पे होटल में आप लोग ठहरे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़ी बड़ी डिग्निटी हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। तो हम इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता जो है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जाखड़, जो युवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। आप भी अपने उदयपुर विश्वविद्यालय से RTI में इन्होंने PhD प्राप्त की है और लॉ में LLB, LLM जो भी डिग्रियां होती हैं आपने ली हैं। आप युवा इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। कानूनी शिक्षा आप बच्चों को देते हैं। आप समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। सभी धार्मिक आयोजनों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक संस्कारों को नई पीढ़ी में बनाए रखने के लिए आप अध्यापन के साथ साथ प्रयासरत रहते हैं, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास होते। आप उदार व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मनीष जी पधारे हैं। पर्यावरण के लिए रात को 1 बजे भी अगर मैं कहता हूं कि खड्डे खोदने, कल पौधे लगाने, आप तैयार रहते हैं। मेरे नज़दीक रहते हैं तो जब भी इनको मैं कहता हूं कि पानी डालने चलना है पौधों में तो ये तैयार रहते हैं। एनी टाइम अपना काम छोड़ के मेरे साथ लग जाते हैं। आपकी ये बड़ी खूबी है, तो आपका हम स्वागत करते हैं। ये हमारे अतिथियों का परिचय था। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं पर्यावरण के क्षेत्र में।
तो सबसे पहले मैं ही बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा भी नंबर शायद बैनर में है, तो बोलना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ। पर्यावरण के लिए एक सीधी सी बात है, पर्यावरण एक धरती माँ और एक हमारी माँ, हम सबकी माता और धरती माता, दोनों में एक समानता है। समानता इसलिए कि धरती माँ भी हमें देती है और माता भी हमें सब कुछ, संस्कार, लालन पोषण, हमारे अंदर गुण, क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सब का समावेश करती है। धरती माँ भी अपना खोने में निडर रहती है, मतलब जो हमें दे दिया, चाहे फल फूल हो, रहने का हो, पानी हो, चलने के लिए धरती हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, उन सब का हम उपयोग करते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहती कि आप ये नहीं लेंगे। उसी प्रकार माता से आप सब कुछ ले लो। माता अपने बच्चे के लिए हमेशा तत्पर रहती है, भले खुद अभाव में जी लेंगी, लेकिन माता कभी भी ये नहीं सोचती है कि ये तो मैं मेरे लिए रख लूँ। एक पेड़ है, पेड़ पे पत्ते झड़ते हैं, लेकिन पेड़ को दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि नए पत्ते और आएंगे और ये पत्ते किसी के काम आएंगे, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता। पेड़ से हम टहनी भी तोड़ लेते हैं, फल भी तोड़ते हैं, लकड़ी भी तोड़ते हैं, पेड़ को भी काटते हैं, लेकिन वो फिर फूट जाता है। तो पेड़ और पृथ्वी और माता, ये तीनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं इनको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि तीनों में एक समानता है। नदी का पानी बह रहा है, नदी कभी भी दुखी नहीं होती कि मेरा पानी बह के चला गया समुद्र में, मेरे पास ही रहना था। वो निरंतर बहती रहती है और उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसलिए प्रकृति और माँ दोनों एक जैसे हैं। नदियाँ अपने जल को निष्कासित करने में बिल्कुल भी दुखी नहीं होती हैं, उनको दुख का आभास नहीं होता है। वो खुश होती हैं कि मेरा पानी आगे जा रहा है, किसी और के काम आएगा। लेकिन इन सब के बीच आज समस्या है तापमान की, टेम्परेचर जुलाई माह में जो हमारा 2023 गया, इसमें 1.5 डिग्री तापमान ज़्यादा था। विदेशों में कई जगह शहरों में पानी का छिड़काव किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और मानव ही नहीं, जीव जंतु सबके लिए एक बड़ी दुख की बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबको नुकसान होगा। हम ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से पेड़ पौधों का दोहन हो रहा है, कटाई हो रही है विकास के नाम पे, वो बहुत ही गलत चीज़ है। उस दिशा में उतने पेड़ लगाए नहीं जा रहे, लगाए जा रहे हैं तो उनकी सार संभाल नहीं है। लगाए और चले गए। पेड़ को हम 4-5 साल नहीं देंगे तब तक पेड़ पलेगा नहीं, और 4-5 साल क्या 4-5 महीना नहीं देते हैं लोग, लगा के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, और उसका पानी पेड़ का जो हमने लगाया था वो सूखा, और उसके बाद पानी कहाँ से आएगा। इसलिए जहाँ भी पेड़ लगाए जाए, या आपके पास आसपास पेड़ किसी ने लगाया है तो उसकी आप सार संभाल कर सकते हैं। अगर आते जाते आपके हाथ में एक बोतल है तो उस बोतल को पानी उस पेड़ में आप डालें, तो ये आपका पुण्य भी है और पेड़ को जीवन दान भी मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पेड़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका पालन करें, ताकि हम इस बढ़ते तापमान को रोक सकें और होने वाली जन धन की हानि को भी हम रोक सकें। क्योंकि टेम्परेचर हम सबके लिए सही नहीं है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं कंटिन्यू, कब तक रोक पाएंगे हम? ओजोन परत में छिद्र जो हो गया है वो निरंतर बढ़ता रहता है, उसको भी हम नहीं रोक पाएंगे। कोरोना काल में हमने एक ही चीज़ की कमी पाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण आधी मौतें कोरोना से नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई हैं। शुद्ध हवा नहीं है। हमारे फेफड़े अंदर से पूछते हैं कि हमें प्राणवायु कब मिलेगी, शुद्ध हवा कब मिलेगी, लेकिन हमारे पास जवाब है नहीं है, क्योंकि हम उस दिशा में कार्य नहीं कर रहे। हम उद्योग धंधे लगाते जा रहे हैं, धुआं को बढ़ाते जा रहे हैं, और आधुनिक जीवन शैली में हम एसी वगैरह का उपयोग करते हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो जब तक हम
आधुनिक जीवन शैली में चलो ठीक है, हमें ढलना है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, उनका लालन पालन एक बच्चे की जैसे करें, ताकि आने वाले समय में हमें उनकी छाया मिल सके, हमें उनका ईंधन मिल सके, हमें फल फ्रूट मिल सके, पशुओं के लिए चारा मिल सके। तो ये कब होगा? जब हम सब जागरूक होंगे। एक मुहिम चलानी होगी हमें उसको जागृत करने के लिए, क्योंकि कोरोना समय के बाद कुछ तो हमने देखा कि थोड़े दिन तो लोग जागरूक हुए, अवेयर हुए, लेकिन वापस अवेयरनेस हो गए, वही ढर्रा वापस चलने लग गया। अपने घरों में बालकोनी में छोटे छोटे पौधे लगाने से कार्य नहीं होगा जब तक बड़े छायादार पेड़ नहीं लगेंगे। ऑक्सीजन जब हमको उनसे नहीं मिलेगी। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ढोलकाबाद एक जंगल है जिसमें 2500 पेड़ हैं। पिछले 1.5 साल से सरकार उसकी कटाई कर रही है। मुझे सूचना मिली तो मैं भी प्रदर्शन करने वहाँ पर गया, लेकिन जो रास्ता है उस पे ट्रॉली खड़ी कर देते हैं, कोई आगे नहीं जा पाए, रास्ता बंद कर देते हैं। आधुनिक पार्क के नाम पे उसकी कटाई हो रही है। जब उसकी तह तक गया तो ये पाया कि ये रीको के अंतर्गत है। रीको के अधिकारियों के पास गया तो अधिकारियों ने कहा कि हमने तो बहुत पहले इस ज़मीन को ले लिया था, वो पड़ी थी और एक जंगल के रूप में विकसित हो गई। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप सरकार से मांग करें, इस जंगल को बचाए रखें, और सरकार से मांग करें कि आपको दूसरी जगह कहीं पर और शिफ्ट कर दे, ज़मीन दूसरी जगह ज़मीन दे दें। सरकार से भी हमने प्रार्थना की, चिट्ठी लिखी, मिले भी अधिकारियों से, वन मंत्री से भी मिले, लेकिन सरकार उदासीन है, सरकार सोई हुई है। सरकार को कौन जगाए? आज के टाइम छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल है जिसमें 2.5 लाख पौधे हैं और सदियों पुराने पौधे हैं। उस जंगल को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी लोगों ने वहाँ पर प्रतिशोध किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। लोगों को पकड़कर थाने में बिठा दिया, बंदूक की नोक पे उनको बिठाए रखा और जंगल को काट रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे और क्षेत्र में लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन सबको बंदूक के नोक पे सरकार ने हटा दिया और पेड़ों की कटाई निरंतर जारी है। तो विकास के नाम पर जंगलों को काटना कहाँ तक न्यायोचित है? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से हम धरती को बचा पाएंगे, क्योंकि जो सदियों से हमारी पृथ्वी प्राकृतिक संपदा जो है, अगर वो प्राकृतिक संपदा विहीन अगर धरती हो गई तो हमारा जीवन भी संकट में रहेगा। चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे समुद्री जीव जंतु हो, बिना एनवायरनमेंट के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। आप भी मेरे सामने सभी पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, आप भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के निरंतर प्रयास करते हैं। हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में जोड़ना है और अपना जो इन्वायरमेंट बचाओ अभियान है उसको लागू करना है, उसको आगे बढ़ाना है। आने वाली पीढ़ी में भी ये गुण डालने हैं ताकि वो भी पेड़ों के प्रति प्यार दिखाएं। हमारे प्राचीन समय से ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं पूजनीय हैं। पूजनीय इसीलिए हैं, पुरानी जो कहावतें हैं, पुरानी जो मान्यताएं हैं, पुराने जो हमारे रूल रेगुलेशन है, वो सारे, चाहे नदी की पूजा हो, चाहे पहाड़ की पूजा हो, चाहे पेड़ों की पूजा हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं। साइंस भी इसको सिद्ध कर चुका है, क्योंकि आप तुलसी ले लीजिए, बड़ ले लीजिए, जाटी ले लीजिए, आप अपना पीपल ले लीजिए, जिनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन आती है पीपल बड़ में, तुलसी में। पीपल से 20 किलोमीटर का जो दायरा है वो शुद्ध होता है, शुद्ध हवा आती है। आपका कार्बन कितना अवशोषित करेंगे? विकास हम इतना कर रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी कण और औद्योगिक कल कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो हमारी नदियों को भी गंदा कर रहे हैं। नदियाँ भी साफ नहीं है। कमाई के नाम पे
आज है जो खेती भी सुरक्षित नहीं है, उसमें भी केमिकल की मात्रा भरमार है। केमिकल खा रहे हैं हम, इसलिए हमारा जीवन 100 साल था, पहले सुनते थे 1000 साल था, फिर 100 साल हुआ, और अब 60-65 एवरेज मेरे हिसाब से 60 के आसपास आ गई है। तो जब तक हम नहीं संभलेंगे, प्रकृति हमें नहीं संभालेगी। कितने दिन संभालेगी? जब हम प्रकृति को ही नहीं संभाल रहे, प्रकृति को डावाडोल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े नुकसान की बात है। तो हसदेव जो जंगल है उसको नहीं बचाया जा रहा है। हम हमारे आसपास साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट में ही आता है। मजाक तो उड़ाते हैं लोग, जब हम साफ सफाई मोहल्ले में करते हैं तो यही कहते हैं, भाई साहब ये भी प्लॉट ले लिया क्या? मैंने कहा नहीं भाई साहब ये तो आपका ही है। तो हंसी उड़ाने वाले उड़ाते रहते हैं, लेकिन हमें काम छोटा या बड़ा नहीं देखना है। हमें जहाँ हम रहते हैं कम से कम आसपास की सफाई तो हम रखें। हमारे 30 त्योहार आते हैं, उनमें ठंडाई पिलाई जाती है, जूस पिलाया जाता है, हम भी पीते हैं उतर के, लेकिन हम वहाँ सफाई करके उन सबके सामने और अपना काम पूरा कर लेते। जो पुण्य उन्होंने कमाया था, हमने भी पुण्य में उनमें हाथ बटा दिया। तो ये मैं कर लेता हूँ। तो इस और लोगों को सबको प्रेरित करना है। अपने खास मौके कोई भी हो, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है आपका, और कोई ओकेजन है घर में, या 30 त्योहार है, विशेष पर्व है, उन पे हम पेड़ पौधे लगाएं और उनको पालें। ज़रूरी नहीं कि हम एक साथ ही 1000 पौधे लगा दिए। कई बार पेपर में पढ़ता हूँ कि वहाँ साहब उन्होंने है जो 11,000 पौधे लगाने की मुहिम रखी है। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि 11,000 पौधे कहाँ तो लगाएंगे और फिर संभालेगा कौन उनको? भाई हमने 51 पेड़ लगाए, चलो चलता है कि 51 लगाए, संभालने में कितना जोर आता है। हर हफ्ते आप गर्मियों में तो हर तीसरे दिन पानी डालो तो कम है, लेकिन मैं हर हफ्ते शनिवार और संडे कोशिश करता हूँ शनिवार को, ताकि संडे रेस्ट रहता है तो उस दिन रात को मैं पानी डाल देता हूँ। लेकिन 11,000 पौधे लगा के, 1,000 पौधे लगा के, 500 पौधे एक साथ लगा के फिर उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगाने के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे खूब सारे, लेकिन बाद में पालने वाले तो कुछ लिमिट ही होती है। वो भी हम साथ लगेंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पेड़ों का महत्व हमारी संस्कृति से भी है, हमारी मान्यताओं से भी है, और पेड़ पौधे मैं मानता हूँ कि हमारे धरती माता के गहने हैं। धरती माता सजती है। हमें कहीं जाना हो घूमने के लिए तो हम सबसे पहले ये देखते हैं वहाँ हरियाली अच्छी है, तो वो हरियाली हम यहाँ भी कर सकते हैं आसपास, क्योंकि उस हरियाली के लिए हम दूर जाते हैं। अगर हमारे आसपास हरियाली हो तो हम आसपास घूमने निकल जाएंगे। मौसम बढ़िया है लेकिन हरियाली नहीं है तो हम सोचते हैं चलो दूर चलते हैं कहीं। तो हरियाली होगी, धरती माता के गहने हैं, इनको हमें पहना के रखना है। और गहने हमारी माताएं भी पहनती हैं, बहनें भी पहनती हैं, जब बहुत सुंदर लगती हैं तो धरती माता भी सुंदर लगेगी। तो इस सुंदरता के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, छायादार पौधे लगाने हैं। सरकार की उदासीनता के लिए आप सभी, मेरा मानना है कि हल्का हल्का प्रयास करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी बात सुन ली जाए। क्योंकि कई बार जैसे हम सोचते हैं कि हमने सब जगह इलाज करवा लिया, फलाने डॉक्टर को दिखाया, फलाने हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन बगल में बैठा हुआ झाड़ फूंक वाले का भी लग जाता है। मतलब जो कहता है ना, मिट्टी की चूंटी लग जाती है, नहीं तो पूरा पहाड़ खोद दो कुछ नहीं होगा। तो हमारा प्रयास हो सकता है कहीं ना कहीं जीवंत हो और काम कर जाए, इसलिए हमें प्रयास हमेशा करते रहना है। प्रयास को नहीं छोड़ना है, हमें हार नहीं माननी है। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। अन्य देशों में जैसे अमेरिका ने इस गर्मियों को देखते हुए वहाँ बोले कि हम 1.5 लाख पेड़ हाथों हाथ लगाएंगे, जबकि अमेरिका ने आज से पहले कभी भी नहीं कहा था कि हमारे यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। लेकिन जब टेम्परेचर देखा, लंदन में देख लो, लंदन में जुलाई का टेम्परेचर आप देखना सर्च करके, 1.5 डिग्री ज़्यादा, पूरी सड़कों पे पानी डाला गया। तो इस प्रकार से वन्य संपदा को हमें बचाना है, उसके बचाए बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। हमारे सामने एनजीओ
चलाते हैं काफ़ी, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इसको रूटीन में लें और जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे आप काम करवाएं और पेड़ों की सार संभाल करें। चाहे आपने साल में, अब हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर्दी से भी बचाओ, गर्मी से भी बचाओ और पानी भी उनमें डालो, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी कमी है। तो पानी की कमी के लिए क्या है कि पॉइंट्स भी नहीं है। मैंने भी बहुत जगह पेड़ लगाए जहाँ पर पानी की समस्या है, बड़ी दूर से लाना पड़ता है, टैंकर वाले के पास इतना समय नहीं होता है, और फिर पूरा टैंकर कहाँ से उसमें सरवाइव करेगा, बहुत ज़्यादा पानी आता है, पैसे वो पूरे ले जाता है, तो पैसे की भी समस्या है। आर्थिक स्थिति भी इतना नहीं हो सकता कि हर बार हम हर हफ्ते टैंकर ही उसमें डलवाएं। एक जगह जहाँ सुरक्षित और बड़े क्षेत्र में है वहाँ तो फिर भी टैंकर चल सकता है, लेकिन हमने रोड के किनारों पे पौधे लगाए हैं दोनों साइड में। और फिर दुख तो इस बात का होता है कि वहाँ जहाँ हमने पेड़ लगाए वहाँ पे दुकानें बन गई, दुकान वालों ने कब उसको काट दिया कोई खबर ही नहीं रहती। तो वहाँ लोग जागरूक नहीं हैं। सरकार ने अभी एक आदेश तो निकाला था पिछली सरकार ने कि हर दुकान के सामने एक पेड़ होना चाहिए। अब वो देखो कब फलीभूत होता है, कब तक वो पेड़ लगता है, क्योंकि उसके लिए मॉनिटरिंग नहीं है। ऑर्डर तो निकाल देती है सरकार, लेकिन उसको क्रियान्वित कौन करवाए, क्रियान्वयन कैसा हो। मैंने तो सरकार से ये भी गुजारिश की थी कि आपने जो मनरेगा कार्यक्रम है इसको आप खुदाई और इधर उधर की बजाय पेड़ों में लगा दें, कि हर एक व्यक्ति को पेड़ संभलवा दो कि आप इसकी देखभाल करोगे, इसमें पानी वानी सब कुछ डालोगे, तो जो सरकार के पास खाली जगह पड़ी है वहाँ पे हम वन संपदा अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। तो उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, एक बार मैंने मजाक में तो नहीं, सीरियस होके कहा था कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो संस्कारित नहीं है, उसमें संस्कार नहीं आ रहे। और संस्कार क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा जो पारिवारिक संगठन है, जैसे दादा दादी, नाना नानी और हम सभी चाचा चाची, क्योंकि संयुक्त परिवार जो रहता था तब तक तो ठीक था, लेकिन एक इकाई होने के बाद में ना तो माता पिता के पास टाइम है ना बच्चों के पास टाइम है, तो संस्कार कौन दे। इसलिए मैंने ये कहा कि अब तो एक ही पीढ़ी के पास ये समय है कि साधु संतों को इस ओर आना चाहिए और संस्कारित इस पीढ़ी को करना चाहिए। लेकिन साधु संत उस ओर तो गए नहीं और हमारी सरकार में आ गए। अब संस्कार कौन देगा? एक नजरिया था मेरे पास, वो हो जाता, लेकिन अब सरकार में आ गए, अब सरकार से देखो क्या संस्कार मिलता है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।